अब देखते हैं हम टोटल वैल्यू ऑफ फर्म कि रियल में फर्म की टोटल वैल्यू को किस स्टाइल से डेविड ड्यूरेंट ने कैलकुलेट करने की कोशिश की थी। देन मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, सबसे पहले डेविड ड्यूरेंट के अकॉर्डिंग अगर किसी फर्म की टोटल वैल्यू निकालनी है तो सबसे पहले मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी लेनी पड़ेगी उसकी, और उसमें प्लस करना पड़ेगा मार्केट वैल्यू ऑफ डेप्ट। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ डेप्ट इज इक्वल टू द टोटल वैल्यू ऑफ फर्म। इसको उसने डिनोटेड किया है वी। वी मीन्स ये लिया है वी, इक्विटी का इक्विटी शेयर का एस लिया है और डेप्ट का डी लिया है, तो वी इक्वल टू एस प्लस डी, ये अकॉर्डिंग टू डेविड ड्यूरेंट टोटल वैल्यू ऑफ फर्म निकलेगी। अब हमें एस को कैसे कैलकुलेट करना, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बता रखा है अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। जो अर्निंग अवेलेबल होती है इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए, इट मीन्स EBIT में से माइनस करना है टैक्स इंटरेस्ट अपॉन कैपिटलाइजेशन रेट ऑफ को, अपॉन कैपिटलाइजेशन रेट या फिर जो कैपिटलाइजेशन की रेट होती है या कॉस्ट ऑफ कैपिटल विच इज डिनोटेड बाय KE। तो डेविड ड्यूरेंट के अकॉर्डिंग सबसे पहले आपको ये निकालना पड़ेगा, वी निकालनी पड़ेगी, एस निकालने का फॉर्मूला बता रखा है कि जो भी अर्निंग अवेलेबल होती है इक्विटी शेयर होल्डर के लिए उसको हमें कैपिटलाइजेशन के रेट से डिवाइड कर देना चाहिए। नेक्स्ट है एस निकालने का फॉर्मूला है EBIT माइनस आई अपॉन KE। इस स्टाइल से हम इसको यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आता है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटलाइजेशन। overall cost of capital, इट मीन्स इसको डिनोटेड किया है KO से। इसका फॉर्मूला है EBIT अपॉन V, EBIT अपॉन V। V मीन्स टोटल वैल्यू ऑफ फर्म, V मीन्स यहाँ पर आ जाएगा टोटल वैल्यू ऑफ फर्म को जब हम EBIT को हम इससे डिवाइड कर देंगे तो हमारा ये निकल करके आ जाएगा। तो ये फॉर्मूले जो है वो डेविड ड्यूरेंट ने अपनी थ्योरी में यूज़ किए हैं और इनके बिहाफ पे उसने बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश की है। आपको टोटल वैल्यू ऑफ निकालनी है, एस निकालना है और टोटल वैल्यू ऑफ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल KO निकालनी है। KO का फॉर्मूला, आपको इन फॉर्मूले पे ज़्यादा ध्यान देना है। अगर फॉर्मूले पे ध्यान दिया तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। नेक्स्ट आता है हमारे नेट ऑपरेटिंग इनकम थ्योरी। अब ये भी थ्योरी डेविड ड्यूरेंट के थ्रू दी गई है आपको, नेट ऑपरेटिंग इनकम थ्योरी। इट इज ऑल्सो गिवन बाय डेविड ड्यूरेंट। डेविड ड्यूरेंट ने ही ये थ्योरी दी है बट इट इज जस्ट अपोजिट, ये बिल्कुल जस्ट अपोजिट है नेट इनकम अप्रोच की, जस्ट अपोजिट है ये थ्योरी। एंड अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी change in capital structure does not change in total value of firm। किसी भी फर्म के अगर हमने कैपिटल स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया तो इट डज नॉट अफेक्टेड द टोटल वैल्यू ऑफ फर्म। जैसा मैंने पहले वाले एग्जांपल में बताया कि आप डेप्ट को हाई कर दो, यहाँ आप किसी को भी हाई किसी को भी लोअर कर दो, then the change in the capital structure does not affected the total value of firm। फर्म की टोटल वैल्यू में किसी स्टाइल का कोई भी चेंजेस जो है वो नहीं क्रिएट होगा। एंड ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ना तो फर्म की आपकी टोटल वैल्यू ऑफ फर्म चेंज होगी और ना ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। देन द चेंज इन कैपिटल स्ट्रक्चर डज नॉट अफेक्टेड टोटल वैल्यू ऑफ फर्म एंड ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, उन दोनों को अफेक्टेड नहीं करेगा। एज पर दिस थ्योरी नो थिंग्स लाइक ऑप्टिमम इन कैपिटल स्ट्रक्चर। एज पर दिस थ्योरी नो नथिंग लाइक ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर, नथिंग लाइक ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। इट मीन्स ये थ्योरी ये कह रही है कि कैपिटल स्ट्रक्चर का कोई भी लेवल ऑप्टिमम नहीं है, आप किसी भी लेवल को बेस्ट लेवल जो है वो नहीं बता सकते हैं। एजम्पशंस, अब ये थ्योरी आपको समझ में आ गई कि कोई भी लेवल आपका ऑप्टिमम नहीं है,
आप डेप्ट को इंक्रीज करो, चाहे आप इक्विटी इंक्रीज करो, कहीं आपका डेप्ट लोअर हो, इक्विटी हाई हो, देन चेंजेस इन कैपिटल स्ट्रक्चर डज नॉट अफेक्टेड द टोटल वैल्यू ऑफ फर्म एंड ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये इस थ्योरी में इसमें कहा गया। अब है व्हाट आर द अजम्पशंस ऑफ दिस थ्योरी, कि इस थ्योरी में रियल में क्या क्या अजम्पशंस है और किन अजम्पशंस को डेविड ड्यूरेंट ने अपनी थ्योरी में लिया है। देन फर्स्ट आती है कि द स्प्लिट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर इन फॉर्म ऑफ डेप्ट और इक्विटी नाइदर इम्पोर्टेंट नॉन नेसेसरी। अब वो कह रहा है कि हम जो हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर को स्प्लिट कर देते हैं इक्विटी प्लस डेप्ट में, then the splitting of capital structure is not important and neither important nor necessary। आपकी ये स्प्लिटिंग ना तो इम्पोर्टेंस ही रखती है ना ही ज़रूरी है कि आप अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को इस स्टाइल से स्प्लिटिंग में करो, बिकॉज द वैल्यूएशन ऑफ फर्म बाय इन्वेस्टर डन ऑन एग्रीगेट एंटाइटी, क्योंकि फर्म की टोटल वैल्यू का जो इन्वेस्टर्स एस्टिमेशंस करेगा, इन्वेस्टर्स के थ्रू एस्टिमेट की जाती है, तो फर्म की जो टोटल वैल्यू को इन्वेस्टर्स एस्टिमेट करेगा, इट इज़ डिपेंड अपॉन द एग्रीगेट ऑफ एंटाइटी। वो उसकी पूरी एग्रीगेट जो एंटाइटी की है एटलीस्ट उस पर डिपेंड करेगा। आपके इस स्टाइल की स्प्लिटिंग पर, कैलकुलेशन पर, इन पर जो है वो फर्म की टोटल वैल्यू डिपेंड नहीं करेगी। उसके बाद है कि एट द लेवल ऑफ बिजनेस रिस्क, at every level of business risk is constant, at every level of business risk is constant। दूसरी बात देखो, पहली बात इसने कहा कि स्प्लिटिंग इंपॉर्टेंट नहीं रखती है, टोटल वैल्यू का जो कैलकुलेशंस होगा इन्वेस्टर्स के थ्रू वो एग्रीगेट एंटाइटी पे लिया जाएगा, इसलिए हमें इस स्टाइल की कोई भी एंटिटी पे लिया जाएगा तो इस स्टाइल की किसी भी तरह की स्प्लिटिंग नहीं करनी चाहिए। सेकेंड अजम्पशंस इसकी क्या है, एट एवरी लेवल ऑफ बिजनेस रिस्क इज कांस्टेंट। बिजनेस के हर लेवल पर आपका कैपिटल स्ट्रक्चर बार बार चेंज हो रहा है, बट एट एवरी लेवल द रिस्क इज कांस्टेंट। रिस्क में किसी स्टाइल का कोई भी चेंजेस नहीं आता है। नेक्स्ट है नो कॉर्पोरेट टैक्स। नो कॉर्पोरेट टैक्स, किसी स्टाइल का गवर्नमेंट के थ्रू कोई भी कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो कंपनी से नहीं लिया जा रहा है। देन देयर इज एब्सेंस ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स जो होगा हमारा वो बिल्कुल एब्सेंट है, वो नहीं है। उसके बाद है यूज ऑफ डेप्ट इन कैपिटल स्ट्रक्चर, द रिस्क ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर इंक्रीज। एक लास्ट में एक है कि विद द यूज ऑफ डेप्ट कैपिटल द रिस्क ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर इंक्रीज विच टर्न इनटू द इंक्रीज इन रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन। अब ये क्या कह रहा है कि आपका जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उसमें आपने क्या कर दिया, इंक्रीज द रेशियो ऑफ डेप्ट कैपिटल। when you increase the ratio of debt capital in your capital structure, then the risk of equity shareholder will increase। सबसे पहली बात ये कह रहा है कि कैपिटल स्ट्रक्चर में डेप्ट के चेंज होने पर इट में भी पॉसिबल कि इक्विटी शेयर होल्डर की रिस्क चेंज हो जाती हो। सो चेंज इन कॉस्ट ऑफ इक्विटी, इक्विटी की कॉस्ट चेंज हो जाएगी। पहले जो इक्विटी की कॉस्ट 12 थी, अब आपके डेप्ट के रेशियो को इंक्रीज करने के बाद आपकी इक्विटी की 20% हो जाएगी। तो दीज आर द अजम्पशंस ऑफ नेट ऑपरेटिंग इनकम थ्योरी। ये आपकी नेट ऑपरेटिंग इनकम थ्योरी की कुछ अजम्पशंस है जो इसमें दी गई थी, डेविड ड्यूरेंट ने ली थी। नेक्स्ट थ्योरी है ये आपकी, इसमें स्प्लिटिंग को वेटेज नहीं दिया है, रिस्क को कांस्टेंट माना है, रिस्क का उस पर चेंज होता है, डेप्ट इंक्रीज होने से इट में भी पॉसिबल रिस्क चेंज होगी, तो इक्विटी शेयर होल्डर कॉस्ट ऑफ आपकी इक्विटी की जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, ऐसा ऑलमोस्ट होता है। तो द एडवांटेज ऑफ डेप्ट आर ऑफसेट एग्जैक्टली बाय द चेंज इन। अब हमने सोचा है कि डेप्ट लेने से कुछ एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि लोग कहते हैं, सभी लोग बोल रहे ट्रेडिंग ऑन इक्विटी को अडोप्ट करो, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी को अडोप्ट करो। देन द अडेप्टेशंस ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, इट में भी पॉसिबल कि हमें कुछ प्रॉफिट के चांसेस हो। तो ये कह रहा है कि द एडवांटेज ऑफ डेप्ट आर ऑफसेट एग्जैक्टली
advantage of debt are offset exactly by increase in the cost of capitalization. आपकी cost of equity की जो है वो change हो गई, तो इसका जो profit था it is offset by this. ये जो 8% का आपका difference आ गया उससे बिल्कुल वापस offset हो जाएगा. Thus change in capital structure does not affected total value of firm. इस स्टाइल से कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंजेस का आपकी फर्म की टोटल वैल्यू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा. वापस समझ लीजिए क्या कहना चाह रहा है कि हम लोग सब सोचते हैं कि डेप्ट को इंक्रीज करने से प्रॉफिट बढ़ाया जा सकता है. इट मे बी पॉसिबल कि आपकी अर्निंग जो है वो स्ट्रांग हो जाए, बट ये कह रहा है कि डेप्ट से जो आपको एडवांटेज मिल रहा है इट इज ऑफसेट बाय द इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ कैपिटल. आपकी जो कैपिटलाइजेशन है, इक्विटी की कैपिटलाइजेशन की कॉस्ट है वो इंक्रीज हो गई, तो ये आपस में इसको ऑफसेट कर देगा. इसलिए देयर इज नो इफेक्ट ऑन चेंजेस द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑन टोटल वैल्यू ऑफ फर्म. इसलिए हमारी टोटल वैल्यू ऑफ फर्म रिमेन कांस्टेंट रहेगी, इसका प्रॉफिट इसके वापस लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा. देन द टोटल वैल्यू ऑफ फर्म निकालने का उसने फॉर्मूला बताया है आपको कि किस स्टाइल से आपको टोटल वैल्यू ऑफ फर्म को कैलकुलेट करना है. टोटल वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल टू EBIT डिवाइडेड बाय ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल. आपकी जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उससे आपको EBIT को डिवाइड करना है. एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू EBIT माइनस I अपॉन S. I अपॉन S. अब यहाँ S को कैसे कैलकुलेट करते हैं? पहले हमने कैलकुलेट किया था एडिशन से, कि उस थ्योरी में हमने इन दोनों की वैल्यू को ऐड कर करके इसको निकाला था. अब यहाँ हमेशा हमें इसमें से इसको माइनस करके इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी और इसकी वैल्यू से ही फिर हमें इसको डिवाइड कर करके निकालना पड़ेगा. तो ये थी हमारे डेविड ड्यूरेंट की दूसरी थ्योरी जिस स्टाइल से उसने इसमें एक्सप्लेन किया था.